नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं मुद्दा आपका। मैं हूं प्रीति सिंह। बीते एक दशक में भारत ने गरीबी के खिलाफ बड़ी लड़ाई जीती है। वर्ल्ड बैंक की नई रिपोर्ट के मुताबिक 2011-12 में जहां हर 4 में से एक भारतीय बेहद गरीबी में जी रहा था, वहीं 2022-23 में यह आंकड़ा घटकर महज 5.3% रह गया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि इस दौरान करीब 17 करोड़ लोगों ने गरीबी रेखा से ऊपर कदम रखा है। इस रिपोर्ट के अनुसार अब बहुत गरीब लोगों की पहचान के लिए जो नया पैमाना तय किया गया है वो है रोजाना $3 खर्च करने की सीमा। पहले यह सीमा $2.15 थी, यानी अब 2021 की कीमतों के हिसाब से $3 रोज खर्च करने वाला व्यक्ति अत्यधिक गरीब की श्रेणी में आता है। इस नई सीमा के अनुसार 2022-23 में भारत की गरीबी दर 5.3% रही। 2024 तक भारत में करीब 5.44% लोग ऐसे हैं जो प्रतिदिन $3 से भी कम खर्च में जीवन जी रहे हैं। हालांकि ये आंकड़ा पहले के मुकाबले काफी कम है और ये दिखाता है कि हालात सुधर रहे हैं। गरीबी में आई इस गिरावट का बड़ा श्रेय सरकार की मुफ्त और रियायती राशन योजनाओं को दिया गया है। इन योजनाओं ने खासतौर पर महामारी के दौरान ग्रामीण और शहरी दोनों इलाकों के गरीबों को काफी राहत दी। रिपोर्ट में बताया गया कि ग्रामीण इलाकों में बहुत गरीबी 18.4% से घटकर 2.8% रह गई, जबकि शहरी इलाकों में ये 10.7% से गिरकर 1.1% पर आ गई। साफ है कि गांव और शहर के बीच का फासला पहले से बहुत कम हुआ है। पहले जहां यह अंतर 7.7% था, अब सिर्फ 1.7% रह गया है। मुद्दा आपका में आज बात करेंगे इस रिपोर्ट के अलग अलग पहलुओं की, और आज मेरे साथ इस पर चर्चा के लिए जुड़ रहे हैं दो खास मेहमान। मेरे साथ हैं डॉक्टर पंकज वशिष्ठ, एसोसिएट प्रोफेसर हैं रिसर्च एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर डेवलपिंग कंट्रीज। आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर वशिष्ठ। साथ ही मेरे साथ हैं यामिनी अग्रवाल, प्रोफेसर, इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंस। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है यामिनी अग्रवाल। सबसे पहले शुरुआत यामिनी जी आप ही के साथ करूंगी। आप इस रिपोर्ट को कैसे देख रही हैं? जो लेटेस्ट स्टैटिस्टिक्स हैं पॉवर्टी रिडक्शन को लेकर भारत में, वो क्या दर्शा रहे हैं, और अगर हम पहले के सालों से इसकी तुलना करें तो इसे कैसे समझा जाए? जी देखिए, अगर आप 1990 से देखें तो अब तक जो है पावर्टी हाफ हुई है इस साल के अंदर, अगर जो रिपोर्ट आती है उसके हिसाब से। और 2011 के हिसाब से देखें तो ये 34 करोड़ लोगों को से लेकर के अब 7.5 करोड़ लोगों तक की बात कर रहा है जिसमें पावर्टी रिडक्शन है। तो 34 करोड़ जो थे वो पहले 2011 और 22 में थे, और अब 7.5 करोड़ रह गए हैं। जहाँ तक एक्सट्रीम पावर्टी लेवल्स की बात है, वहाँ पे अगर आप देखें तो वर्ल्ड पावर्टी क्लॉक है जिसके तहत अब अबाउट 1% के लोग जो है वो एक्सट्रीम पावर्टी में रह रहे हैं। और अगर इस एक्सट्रीम पावर्टी से जो है निजात चाहिए तो 5.26 पीपल पर मिनट जो है उन्हें पावर्टी से निकालना पड़ेगा। और जो करंट एस्केप रेट है, जिसके तहत जो करंट पावर्टी से जो निकल रहे हैं लोग, वो है 2.22 पीपल पर मिनट। देखा जा रहा है कि अभी भी अगर आप उस क्लॉक को देखें तो उसमें चलता आ रहा है कि कितने लोग पावर्टी से बाहर निकल रहे हैं। कि मैंने अभी देखा तो अबाउट 26,000 लोग इसमें बाहर निकल रहे हैं आज की तारीख में, इस समय तक। और 23,000 लोग जो है पावर्टी के घेराव में आ रहे हैं। तो ओवरऑल ये जो है दिखाता है कि काफी हद तक पावर्टी लेवल्स कम हुए हैं इकोनॉमी में। और इसका सीधा सीधा श्रेय काफी चीजों पे जाता है, जो ओवरऑल रिफॉर्म्स हुए हैं, या ओवरऑल ग्लोबलाइजेशन हुआ, लिबरलाइजेशन हुआ, प्राइवेटाइजेशन हुआ, और जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, और जो मॉडर्नाइजेशन हुआ बहुत सारे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स का उनको। ठीक है डॉक्टर पंकज वशिष्ठ, अभी यामिनी अग्रवाल ने भी थोड़ा बहुत जिक्र किया है, मैं चाहूँगी आप थोड़ा और विस्तार से बताइए। अगर हम गरीबी उन्मूलन की बात करते हैं भारत में, तो ऐसे कौन से की ड्राइवर्स रहे हैं जिन्होंने इस तरफ हमें लेकर गए हैं या लेकर जा रहे हैं, और कैसे इन्हें सस्टेन किया जा सकता है अगर हम इसी प्रोग्रेस को कंटिन्यू करना चाहें तो? जी, जहाँ तक पावर्टी की बात है तो आप हम सब जानते हैं कि गरीबी हटाओ का मुद्दा जो है आजादी के समय से चला आ रहा है। और अगर हम देखें आजादी से लेके आज तक तो पावर्टी रेशियो डिक्लाइन हुआ है, और एक डिफरेंट फेजेस रहे हैं इसके रेट ऑफ रिडक्शन के। तो अगर हम
प्री 90s तक देखें तो उसका एक बहुत स्लो पेस था पॉवर्टी रिडक्शन का, बट जब से हमने लिबरलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन और जो इकोनॉमिक रिफॉर्म इंट्रोड्यूस किए, उसके बाद से लगभग 7%, 6 से 7% के हिसाब से हमारी इकोनॉमी ग्रो की है। तो उसके बाद हमारा पॉवर्टी रिडक्शन रेट और एक्सेलरेट हुआ था। पर पिछले 10 साल में जो हुआ है वो एक अभूतपूर्व घटना है। अगर आप देखेंगे कि जो पॉवर्टी रिडक्शन की दर है ये फिनोमिनल रही है पिछले पिछले 10 साल में। अगर आप देखें तो तकरीबन 27 करोड़ लोगों को एक्सट्रीम पॉवर्टी से बाहर निकाला है पिछले 10 साल में। सो मोटा मोटा तकरीबन 2.25-3 करोड़ लोग हर साल पॉवर्टी से बाहर आए। और ये आपको थोड़ा अप्रिशिएट करना पड़ेगा कि इस टाइम में जो पॉवर्टी लाइन है वो वर्ल्ड बैंक ने इंक्रीज की है 2 पॉइंट समथिंग डॉलर से $3। अब सवाल ये है कि ये इतना अभूतपूर्व जो हमने सक्सेस अचीव की है उसका कारण क्या है। देखिए, सबसे पहला कारण तो नो डाउट है कि हमने पिछले 30-35 साल में जो विकास दर अचीव की है वो सस्टेनेबल 7%, 6.5% के हिसाब से रही है। और इस सरकार की एक अचीवमेंट रही है कि चाहे वैश्विक परिस्थिति कैसी भी हो, उसके बावजूद कोविड भी आया और भी फाइनेंशियल इश्यूज रहे। अब आप देख रहे हैं कि किस तरह से टैरिफ को लेके इश्यूज चल रहे हैं पूरी ग्लोबल इकोनॉमी में और एक हेडविंड है। उसके बावजूद भी पिछले 10-11 साल का अगर आप ग्रोथ रेट देखेंगे तो 6, 6.5, 7% के आसपास रहा है। तो एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसने पॉवर्टी से लोगों को निकाला है। पर इसके साथ पिछले 10-11 साल में जो एक टारगेटेड अप्रोच रही है इस सरकार की वो काफी सराहनीय है। अब देखिए, पॉवर्टी को क्या क्या चीजें डिफाइन करती हैं। अगर आप देखें तो एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा है हाई पॉवर्टी का एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ। बहुत सारी स्टडीज हैं जो आपको बताएंगी कि आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ हैज बीन द सिंगल मोस्ट फैक्टर फॉर पॉवर्टी। एक कोई घर में बीमार होता था, आपने खर्च किया, 2-3 लाख रुपए हो गए, आपका पूरा परिवार पॉवर्टी में चला गया। पर इस सरकार ने आयुष्मान भारत स्कीम के तहत एक बहुत बड़ा रिलीफ दिया है। उसकी वजह से जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर है वो डिक्लाइन हुआ है। उसका रिजल्ट सीधा सीधा आपको पॉवर्टी लाइन में दिखेगा। उसके बाद दूसरा एक एस्पेक्ट आपने बड़ा क्लियरली मेंशन किया कि जो अन्न योजना हमने चलाई है पिछले 5-6 साल से, उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। एक अभूतपूर्व योजना है। इतनी बड़ी योजना, अन्न की योजना सारे विश्व ने पहली बार देखी है, तो उसका एक बहुत बड़ा इंपैक्ट है। उसके बाद अगर आप देखेंगे लिविंग स्टैंडर्ड को इंप्रूव करने के लिए जितनी टारगेटेड अप्रोच है, चाहे वो आपकी उज्ज्वला योजना हो, चाहे आपकी प्रधानमंत्री आवास योजना हो, ये इन जो टारगेटेड अप्रोच है इनका बहुत बड़ा महत्व रहा है। पर इसके साथ आप अगर आप देखें तो पहले समय में भी इस तरह की योजनाएं रही हैं, आवास योजना भी रही है, सरकार ने और योजनाएं भी स्टार्ट की हैं। पर एक फैक्टर जो बड़ा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि इनकी जो कुशलता है स्कीम्स की पिछले 10-11 साल में बहुत इंप्रूव हुई है। और उसका बहुत बड़ा रीजन ये है कि तकनीकी का यूज हो रहा है, डायरेक्ट बेनिफिट हुआ है, फाइनेंशियल इंक्लूजन। आप देखिए कि जनधन योजना से, जनधन जैम ट्रिनिटी से जो पूरा एक कायाकल्प हुआ है कि डायरेक्ट बेनिफिट सीधा जो बेनिफिशियरी उसके अकाउंट में जा रहे हैं। एक समय था जब हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि जो केंद्र से 1 रुपया चलता है वो तकरीबन 15 पैसे 20 पैसे जाके एक जो लाभार्थी है उस तक पहुंचते हैं। पर आप देखिए वो लीकेज जो 85-85-90% की थी, उसको इस सरकार ने टेक्नोलॉजी का यूज करके, मोबाइल का यूज करके, सब लोगों के अकाउंट खोल के उस लीकेज को खत्म किया है। तो ये जो एक जो अभूतपूर्व रिडक्शन देख रहे हैं पॉवर्टी में, एक ये होलिस्टिक अप्रोच है। आपने एक तरफ इकोनॉमी को अच्छे से सस्टेन करवाया, ग्रोथ को, उसके साथ वो टारगेटेड अप्रोच की है जिसका परिणाम हम अब देख रहे हैं। बिल्कुल। और किन फैक्टर्स पे यामिनी अग्रवाल आप बात करना चाहेंगे, खासकर जब हम एजुकेशन या हेल्थ केयर की बात करते हैं, वो कितना बड़ा रोल प्ले करते हैं गरीबी उन्मूलन की दिशा में, और कैसे इन सर्विसेज को और इम्प्रूव किया जाए, खास तौर से रूरल एरियाज़ की जब हम बात करते हैं, तो आपको लगता है कि इन दिशाओं में और ज़्यादा काम करके हम सस्टेन कर सकते हैं इस ग्रोथ को? ये देखिए, एजुकेशन और हेल्थ सर्विसेज काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स प्ले करती हैं ओवरऑल प्रोडक्टिविटी में, खास तौर पे क्योंकि कहा जाता है कि एक विशियस सर्कल है जिसके अंदर
कंटिन्यूअसली अगर एक व्यक्ति स्किल्ड नहीं है तो वो जाकर के काम नहीं कर सकता, और अगर हेल्दी नहीं है तो रिपोर्ट नहीं कर सकता, और जिसकी वजह से स्वास्थ्य के कारण से या स्किल ना होने की वजह से वो जो है वापस जो है उसी पावर्टी या गरीबी चक्र में फंस जाता है। तो ये जरूरी है कि एजुकेशन ऐसे माध्यम से हो जो इंक्लूसिव, सभी को साथ लेते हुए चलती है, और कोशिश करी जाए कि जो सोसाइटी है उसमें एक इगैलिटेरियन अप्रोच हो, और जिसके तहत सभी को मौका मिले अपॉर्चुनिटीज को लेने का और आगे बढ़ने का। बिल्कुल। और मैं चाहूँगी डॉक्टर वशिष्ठ, अगर थोड़ा सा आप बताएं कि जो इस रीजन में बाकी कंट्रीज़ हैं, अगर उनसे कंपेयर किया जाए भारत की पॉवर्टी रेट को, तो किस तरह से वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट क्या इस पर भी कोई प्रकाश डाल रही है? और दूसरा एक बड़ा पहलू है जो इनइक्वालिटी की बात हो रही है भारत में, कोशिश ये की जा रही है कि डिस्पैरिटी को कम से कम किया जाए जब वेल्थ एंड इनकम की बात हम करते हैं देश में। ये कितना बड़ा चैलेंज होगा? देखिए, जहां तक आपका पहला प्रश्न है कि साउथ एशिया के संदर्भ में, तो मुझे याद आ रहा है तकरीबन 20-25 साल पहले मैं एक किसी लेख पढ़ रहा था किसी का, तो उसमें पावर्टी रेशियो दिखा के साउथ एशिया के, उसका टाइटल दिया गया था द सिक मैन ऑफ साउथ एशिया। तो उसमें उसमें दर्शाया गया था कि कैसे पाकिस्तान और बाकी जो हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज हैं, उनके कंपैरिजन में हमारे यहाँ जो एक्सट्रीम पॉवर्टी है कितनी ज्यादा है। अब देखिए कि कितनी मजेदार बात है कि पिछले 20 साल में, 25 साल में जो तस्वीर है कितनी चेंज हुई है। अब आप देखिए हमारे पड़ोस में जो हमारा क्लोज नेबर है पाकिस्तान, अगर वहां का देखें तो वहां पे एक्सट्रीम पॉवर्टी बढ़ी है, और हमारा जो है एक रैपिड डिक्लाइन हुआ है। तो ये दर्शाता है कि हमारे रीजन में ही अलग अलग पाथवेज हैं इकोनॉमीज के। तो अगर हम अपने अपने परिप्रेक्ष्य में और अपने आसपास देखें, तो भारत का जो ग्रोथ और पॉवर्टी रिडक्शन का जो रेट है और पाथ है वो एक्सेप्शनल है, वो आप मैच नहीं कर पाते हैं उस तरीके से। मैं एक रिएक्शन यामिनी जी से ले सकती हूँ इस पे। मैं आपका भी थोड़ा सा यामिनी रिएक्शन चाहूँगी कि जो हमारी प्रोग्रेस है उसको अगर हम ग्लोबल ट्रेंड से कंपेयर करते हैं तो हम क्या चीज़ें पाते हैं जो हमारे लिए पॉजिटिव हो सकती है, और क्या ऐसी चीज़ें हैं जो अभी भी चैलेंज के रूप में हमें देखनी है? ये देखिए, पावर्टी रेट जो कम हुआ है वो एक आपके लिए पॉजिटिव चीज ही है, और खास तौर पे अगर देखें तो रियल जीडीपी का ग्रोथ रेट है वो 5% के आसपास माना जा रहा है इस रिपोर्ट के तहत, और ओवरऑल 6% से ऊपर ही रहा है। जहाँ तक इकोनॉमी की बात है, इकोनॉमी जो है उसमें काफी हद तक बहुत सारे रिफॉर्म्स लाए गए हैं, स्ट्रक्चरल चेंजेस लाए गए हैं, जिनके तहत बहुत सारी चीजें हुई हैं। पर जो सबसे खास तौर पे जो बात जरूरी है वो ये जरूरी है कि जो समाज में सुहास होता है वो होना चाहिए, आपसी समझ होनी चाहिए, और लोगों के बीच में परस्पर प्यार होना चाहिए। अगर कोई भी रिफॉर्म किसी भी व्यक्ति के जो है अगेंस्ट काम करता है, या किसी सदस्य के अगेंस्ट काम करता है, या किसी कम्युनिटी के अगेंस्ट काम करता है, वो शायद एक रिफॉर्म सही नहीं होता। और जिसके लिए जरूरी है कि जहां पर भी उच्च स्तर पे लोग हैं या किसी भी स्तर पे लोग हैं, मेरिट्स के बेसिस पे चॉइसेस हो, और मेरिट्स के बेसिस पे लोगों को चुना जाए, और किसी भी तरीके से कोई भी डिस्क्रिमिनेटरी एक्ट किसी के भी अगेंस्ट ना किया जाए। ठीक है, मैं जो बात कर रही थी डॉक्टर पंकज वशिष्ठ, उस पर आते हैं। मैं डिस्पैरिटी को लेकर बात कर रही थी। राज्यों का भी जिक्र है और ग्रामीण और शहरी इलाकों का भी जिक्र है। हम जानते हैं कि 1% आबादी के पास किस तरह से बहुत बड़ा एक शेयर है जब इनकम की बात करते हैं, और कैसे जो बाकी जनता है वो किस तरह के चैलेंजेस से जूझती है। तो ये जो डिस्पैरिटी है, इसे लेकर क्या संकेत मिल रहे हैं और क्या किया जाना चाहिए? देखिए, डिस्पैरिटी की जहां तक बात है, बिल्कुल एक बड़ी गंभीर समस्या है ये। तो उसको चाहे क्षेत्रीय स्तर पे देखें तो देखिए, जो हमारा हिंदुस्तान है उसको अगर आप नक्शे में देखें तो एक इस प्रकार का नक्शा बनता है। तो हमारे यहाँ जो ग्रोथ है, मोमेंटम, वो इस एरिया में है। आपका हरियाणा से स्टार्ट हो जाइए, अभी
आपके राजस्थान में ग्रोथ मोमेंटम है, फिर आपका गुजरात आ जाता है, फिर उसके बाद आपका महाराष्ट्र आ जाता है, फिर तमिलनाडु में चले जाइए। और जो हमारा ईस्टर्न साइड है वहां पे जो ग्रोथ होनी चाहिए वो नहीं है। तो ये एक एक समस्या है जिसको हमें एड्रेस करना चाहिए जितना जल्दी हो सके। अभी एटलीस्ट लॉ एंड ऑर्डर और इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके काफी काम हुआ है, और मुझे लगता है कि उस डायरेक्शन में काम हो रहा है, हमारा ईस्टर्न कॉरिडोर पे काम चल रहा है, तो मे बी इसको एड्रेस करेंगे। दूसरी समस्या है कि इंटरपर्सनल इनइक्वालिटी। आपने सही बोला है कि 1% लोगों के पास सब कुछ है और बाकी लोगों के पास नहीं है। अब उसका देखिए एक रीजन क्या है कि आपको ये देखना पड़ेगा कि जो अभी का फेज चल रहा है, एक्चुअली एक हम तकनीकी चेंज के दौर से गुजर रहे हैं। और जब भी आप हिस्टोरिकली देखेंगे तो दिस इज कॉल्ड राइट नाउ द फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। उससे पहले 3 इस तरह के तकनीकी जो चेंज के जो फेज रहे हैं उससे हम निकले हैं। और जब भी तकनीकी चेंज आता है तो उसका एक बहुत बड़ा ट्रिगर रहता है इनइक्वालिटी को इंक्रीज करने में। उसका सिंपल रीजन ये है कि जिन लोगों के पास रिसोर्सेज हैं वो तकनीकी का प्रयोग करके और रिसोर्सेज अर्न कर सकते हैं, बाकी नहीं कर सकते। और ये एक सीरियस समस्या है। गोइंग फॉरवर्ड ये और भी समस्या क्रिएट कर सकती है, क्योंकि अगर आप देखेंगे कि फ्यूचर ऑफ वर्क के एंगल से देखें तो बहुत सारी जॉब्स जो आज के दिन मार्केट में हैं, हो सकता है एआई और अदर टेक्नोलॉजी की वजह से वो ना रही। तो उसका सॉल्यूशन क्या है कि हमें अपने एजुकेशन सिस्टम को अप टू डेट करना पड़ेगा। और जैसा डॉक्टर अग्रवाल बोल रही थी कि हमें इंश्योर करना पड़ेगा कि एजुकेशन जो है हमारे सोसाइटी के हर तबके को इक्वली मिले। ऐसा ना हो कि कुछ लोग जो अफोर्ड कर सकते हैं वो तो अच्छी एजुकेशन लें और उस तरह की स्किल एक्वायर कर सकें जो आगे इकोनॉमी में डिमांड में रहने वाली है, और बाकी ना कर पाए। अगर ऐसा होगा तो इनइक्वालिटी और बढ़ेगी। दूसरा में भी मुझे लगता है कि शायद हमारे पास अभी वो समय आ गया है जब हमें थोड़ा बहुत सोचना चाहिए कि आप इनहेरिटेंस टैक्स की तरफ सोचना शुरू करें। अब बाकी जितने भी प्रोग्रेसिव कंट्री हैं अगर आप वहां देखेंगे, देखिए अब जो 1% पॉपुलेशन के पास जो जो रिसोर्सेज है उसका एक रीजन ये है कि आप जो वेल्थ है और इंटरजेनरेशनल आप एक्वायर कर सकते हैं। ठीक है, बाकी जैसे यूएस, बाकी जो वेस्टर्न कंट्री आप जाएंगे वहां पे क्या है कि आप जब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को पास करते हैं अपनी वेल्थ, तो उसका एक प्रोपोर्शन टैक्स के रूप में ले लिया जाता है। तो वो एक एक इनइक्वालिटी को रिड्यूस करने के लिए पॉजिटिव एस्पेक्ट है। तो मे भी शायद हमें उस डायरेक्शन में सोचना पड़ेगा। बट रीडिस्ट्रीब्यूशन को लेके ऑलरेडी हमारी सरकार काफी कुछ अच्छे कदम उठा रही है, पर मे बी शायद उनको थोड़ा सा आगे अपग्रेड करने की जरूरत होगी। ठीक है। और एक और बात है यामिनी अग्रवाल, जो कही गई है कि भारत की वास्तविक जीडीपी कोरोना के पहले के स्तर के 5% कम है, और अगर जो वैश्विक वर्तमान में जो वैश्विक अनिश्चितताएं हैं उनका अगर व्यवस्थित ढंग से समाधान कर लिया जाता है तो 2027-28 तक भारत के विकास धीरे धीरे अपनी संभावित जो स्थिति है उसमें पहुंच जाएगी। तो इसे लेकर आपको क्या लग रहा है, जो बात कही गई है वर्ल्ड बैंक की तरफ से, भारत किस दिशा में आगे बढ़ रहा है और कैसे हम उस स्थिति पर वापस आएंगे? कितनी उम्मीदें हैं इसे लेकर? जी देखिए, काफी हद तक अगर आप कहें जो ग्लोबलाइजेशन था या प्राइवेटाइजेशन था या लिबरलाइजेशन था, उन सभी स्कीम्स ने काफी हद तक फायदा पहुंचाया। उसमें साथ ही साथ जो फाइनेंशियल फ्लोज रहे मार्केट्स के अंदर, चाहे वो एफडीआई के माध्यम से हो, एफआईआई के माध्यम से हो, उन सभी का एक रोल रहा है। उसके साथ साथ जो गवर्नमेंट की स्कीम्स है उनका, और जो खास तौर पे आपके मार्केट ड्रिवन इकोनॉमिक स्ट्रक्चर से उनका रोल रहा है। उसी के स्थिति के से जो भारत है वो काफी तेज गति से आगे बढ़ता रहा है। और कोशिश यही रही है कि जो ओवरऑल जीडीपी ग्रोथ है उसमें विमेन पार्टिसिपेशन रहे, या और जो है सेक्टर्स को इन्वॉल्व किया जाए। पर खास तौर पे ये जरूरी है कि सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, और जैसे मैंने पहले भी कहा, सामाजिक स्तर पे डेवलपमेंट हो और समाज को देखते हुए बिल्कुल।
बिल्कुल डॉक्टर वशिष्ठ, मैं वही कहना चाह रही थी, जो इकोनॉमिक ग्रोथ की हम बात करते हैं और अर्थव्यवस्था को लेकर तमाम जो भी अनुमान हैं वैश्विक संस्थाओं के, वो भारत को लेकर बहुत पॉजिटिव हैं और लगातार हम सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने के जो पायदान है वो भी हम लगातार ऊपर चढ़ रहे हैं। ऐसे में जो थोड़े बहुत बातों पर ध्यान देने की बात कही गई है, चेतावनी मैं कहूँगी दी गई है कि दुनिया भर में जो व्यापारिक तनाव चल रहा है और एक तरह से कहें तो नीति में जो बदलाव की वजह से भारत का निर्यात और निवेश है, हो सकता है कि उस पर असर पड़े। 2026 से 2028 के बीच जीडीपी के 1.2% के आसपास रहने की उम्मीद जताई गई है और जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो जीडीपी के 16% के स्तर पर स्थिर रहने का अनुमान है, जो अर्थव्यवस्था में एक तरह से सुधार की बात है। इसे आप कितनी उम्मीद भरी नजरों से देख रहे हैं और क्या लग रहा है कि भारत इन चैलेंजेस से कितनी मजबूती से पार पा पाएगा, जो अभी जो नीतियां हैं? जी, तो देखिए, अगर पिछले 3-4 महीने का अगर आप सिनेरियो देखेंगे तो जो पूरा टैरिफ वॉर है उसकी वजह से जो तनातनी है उसने पूरे वैश्विक स्तर पर आर्थिक जो विकास दर है उसको बाधित किया है और भारत कोई एक्सेप्शन नहीं है। अब जो एक ये जो ट्रेड वॉर चल रही है इसके देखिए दो एस्पेक्ट हैं। इसका हमें बेनिफिट भी हो सकता है और इसका हमें नुकसान भी हो सकता है। बेनिफिट कैसे हो सकता है कि पिछले 10-12 साल से जब से ये यूएस और चाइना में तनातनी चली है उसके बाद से सप्लाई चेन रिलोकेशन की बात चली है। एक चाइना प्लस वन पॉलिसी पे काम हो रहा है और उसका बेनिफिट आप हमारे यहाँ पे देखते हैं। चाहे वो आप देखिए कि एक समय था, आज से 5-6 साल पहले जाएंगे तो हम स्मार्टफोन इंपोर्ट करते थे, बट आज के दिन हम स्मार्टफोन का एक्सपोर्ट कर रहे हैं। कारण सिंपल ये है कि आईफोन ने अपनी जो सप्लाई चेन है उसमें इंडिया को इंटीग्रेट किया है और उसका काफी कुछ जो प्रोडक्शन पहले चाइना में होता था वो यहाँ पे आया है। देखिए, तो ये एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है, पर नो डाउट कि जब आप वैश्विक इकोनॉमी के साथ जुड़े हुए हैं तो उसमें जब वैश्विक जो ग्रोथ दर है वो उसमें कमी आएगी तो हमारी डिमांड साइड वीक होगी। पर इस बात को लेके मैं थोड़ा आश्वस्त इसलिए हूं कि हम इस सिचुएशन को पार पा लेंगे, क्योंकि जब से जो यूएस एडमिनिस्ट्रेशन नया आया है तो हमारी सरकार बड़ी प्रोएक्टिव थी उनके साथ डील करने के लिए, उनके साथ इंगेजमेंट करने के लिए। बहुत सारी और इकोनॉमी है जिन्होंने थोड़ा कन्फ्रंटेशन का मार्ग अपनाया, पर हमने पहले दिन से बोला कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं, हम अच्छी एक ट्रेड डील करने को तैयार है और ट्रेड डील मुझे लगता है कि बहुत जल्द होने वाली है। तो नो डाउट समस्याएं हैं, बट ये देखना होगा कि कितना जल्दी हम यूएस के साथ ट्रेड डील कर सकते हैं। और दूसरा रही चाइना यूएस की, मेरी अपनी गट फीलिंग है कि बहुत जल्दी वो दोनों देश भी अपना जो रिलेशन है उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि दोनों इकोनॉमी एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। अब ये लग रहा होगा यूएस में किसी को कि वो चाइना के बिना गुजारा हो सकता है, इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं होगा वीन अवे करना, क्योंकि आपका एक सिग्निफिकेंट कंजम्पशन के लिए जो यूज हो रही है वो चाइना से आती है। उसके बाद आपको रेयर अर्थ देखना पड़ेगा, आपका हाई एंड टेक्नोलॉजी प्रोडक्शन है उसमें रेयर अर्थ की इंपॉर्टेंस है। चाइना के पास उसकी मोनोपोली है। आप देखेंगे कि चाइना ने सबसे पहला काम जो किया था ट्रेड वॉर में, उन्होंने एक्सपोर्ट कंट्रोल लगा दिया थे अपने रेयर अर्थ एलिमेंट पे, और उसके बाद से आप देखेंगे यूएस ने बोला कि हम आपसे डिस्कशन करने को तैयार हैं। तो मुझे लगता है कि हम एक ऐसी सिचुएशन में हैं जो दोनों तरफ जा सकती है, पर हमारे जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनका ओरिएंटेशन काफी पॉजिटिव है और इस चीजों को वो नेविगेट करने की सिचुएशन में है। और साथ में हमें एक चीज और ध्यान रखनी चाहिए कि जो एक्सटर्नल सेक्टर की इंपॉर्टेंस है हमारी इकोनॉमी में, वो वियतनाम और चाइना की तरह से उतनी बड़ी नहीं है। एक बहुत छोटा पार्ट है और पिछले 10 साल में, चाहे वो मेक इन इंडिया हो चाहे डिफेंस प्रोडक्शन पे हो, हमने कोशिश की है कि हम अपनी जो ग्रोथ है वो डोमेस्टिक ड्रिवन हो। बट नो डाउट अभी भी हमारा एक्सपोजर है वो रहेगा। तो अगर वैश्विक स्तर पे थोड़ा सा ग्रोथ रेट में कमी आती है तो इसका इंपैक्ट होगा, बट वो इतना ज्यादा नहीं होगा। तो मैं काफी पॉजिटिव हूं इसको लेके, खासकर जिस तरीके से हमारी सरकार ने अप्रोच किया है इस पूरी ट्रेड टेंशन को डील करने का, तो मैं काफी पॉजिटिव हूं। मुझे लगता है कि इस जो हेडविंड है ग्लोबल इकोनॉमी में, इसको एड्रेस करने के लिए हम एक अच्छी सिचुएशन में हैं और वी विल बी एबल टू मेंटेन ए वेरी गुड इकोनॉमिक ग्रोथ।
बिल्कुल। और आखिर में जाते जाते दोनों का क्लोजिंग कमेंट भी लेना चाहूँगी मैं। यामिनी अग्रवाल, जैसे मैंने कहा, क्योंकि वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है और जाहिर तौर पर हमें ये देखना समझना भी होगा, जैसे मैंने शुरू में भी कहा था कि ग्लोबल ट्रेंड से हम कंपेयर तो कर रहे हैं, लेकिन क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हम बाकी देशों से लर्न कर सकते हैं या बाकी देश हमसे लर्न कर सकते हैं, या फिर भारत में ये इश्यू एक अलग तरह का बहुआयामी और कॉम्प्लेक्स है हमारे, क्योंकि देश में जिस तरह की जनसंख्या है बड़ी और जिस तरह के हम विभाजन को देख रहे हैं, क्या ये इश्यू बाकी देशों से काफी अलग हो जाता है? जी देखिए, हम हमारे देश में हमेशा से पॉपुलेशन रही है और एक पॉपुलस नेशन ही रहा है। ये अलग बात है कि वो चाइना से ज्यादा क्रॉस कर गया है, पर साथ ही साथ बहुत सारे जो रिलीजन्स हैं वो हमेशा से रहे हैं, पर और बहुत सारे जो है सोसाइटी के नॉर्म्स भी रहे हैं, जिसको साथ साथ हमने चलाया है। वे फॉरवर्ड क्या कहेंगे आप लास्ट में? देखिए, वे फॉरवर्ड का जहां तक है, हमारी डायरेक्शन बिल्कुल अच्छी है। हम अच्छे से ग्रो कर रहे हैं, पॉवर्टी रिड्यूस हुई है। अभी जो टोटल पॉवर्टी रेशियो है 5.3% है। मुझे लगता है कि अगले 10 साल में 5-7 साल में वी विल बी एबल टू गेट रिड ऑफ पॉवर्टी कंप्लीटली। पर इसका मतलब ये नहीं है कि सब चीजें अच्छी हैं और हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। जो एक चीज जिस पे मैं बोलूंगा कि हमें फोकस करना चाहिए, वो है आपका एजुकेशन और स्किलिंग। गोइंग फॉरवर्ड हमें इंश्योर करना पड़ेगा कि आपके यहाँ पे अच्छी स्किल अवेलेबल हो। आज के दिन जब चाइना से जो ग्लोबल प्रोडक्शन है और जो ग्लोबल सप्लाई चेन है वो मूव हो रही है, तो आपको देखिए, वो दिन गए जब सिर्फ आप लेबर और उसकी बातें करते थे कि हमारे पास पॉपुलेशन है। नो डाउट, हम डेमोग्राफिक डिविडेंड हमारे पास है, एक यूथफुल पॉपुलेशन है। हम अपना देश की भी ग्रोथ कर सकते हैं, साथ में हम दूसरे अपने मित्र देशों की भी सहायता कर सकते हैं हमारे यूथफुल पॉपुलेशन से। पर हमें इस यूथ को स्किल देनी होगी। उस डायरेक्शन में सरकार ने पिछले 12 साल में 11 साल में स्किल डेवलपमेंट इनके थ्रू काफी अच्छा प्रयास किया है, पर इसको और अच्छा करने की जरूरत है। खासकर हमें फोकस करने की जरूरत है स्कूल लेवल पे कि लर्नेबिलिटी बढ़ाएं, क्योंकि अगर आपने स्किल पे ध्यान नहीं दिया तो आप पॉवर्टी तो रिड्यूस कर लेंगे, बट आपके सामने एक नया चैलेंज आएगा कि आप एक मिडिल लेवल इनकम में पहुंच के वहां पे ट्रैप हो जाएंगे, जो कि बहुत सारी इकोनॉमी इस समय आप देखिए फंसी हुई है। बिल्कुल, तो हम बिल्कुल क्योंकि पीछे हैं, तो हमें उनकी जो गलत नीतियां हैं और जो उनकी गलतियां हैं उससे सीखना चाहिए, बिल्कुल इंश्योर करना चाहिए कि हम उसमें ना फंसे। बिल्कुल। समय पूरा हो गया है। डॉक्टर पंकज वशिष्ठ आपका, यामिनी अग्रवाल, आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में मेरे साथ शामिल होने के लिए। जाहिर है कि गरीबी मिटाने के प्रयासों पर जोर देना जारी रखना होगा और ये काम केंद्र सरकार के साथ राज्य सरकारों को भी करना होगा। भारत जैसी बड़ी और गरीब आबादी वाले देश में जन कल्याण की योजनाएं चलाई ही जानी चाहिए। वास्तव में गरीबी मुक्त भारत का लक्ष्य तभी पूरा हो सकता है जब सरकार की कल्याणकारी नीतियां न केवल उन्हें गरीबी के दलदल से बाहर निकालें, बल्कि उन्हें स्वावलंबी भी बनाएं। आर्थिक कल्याणकारी नीतियों का मकसद एक तरह से कहा जाए तो मुफ्त की रेवड़ियां बांटना ना होकर उन्हें अपने पैरों पर खड़ा करना होना चाहिए, और इस दिशा में केंद्र सरकार लगातार प्रयास भी कर रही है। एक वक्त के बाद सरकारी सहायता पर उनकी निर्भरता को कम करना भी उतना ही जरूरी है। दूसरी ओर शिक्षा के प्रसार और स्किलिंग से इस वर्ग की उत्पादकता बढ़ाने की भी कोशिश होनी चाहिए, तभी गरीबी का कुचक्र स्थायी रूप से कम किया जा सकता है। इसी के साथ मुद्दा आपका में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए संसद टीवी के साथ। नमस्कार। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।